प्लीज सर, आपका जुड़ने के लिए आईटीवी नेटवर्क से बहुत शुक्रिया, मंच पर आने के लिए बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला उसके लिए बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू प्रोवाइडेड मी टाइम टू हैव इंटरेक्शन विद द एडवोकेट एंड द स्टूडेंट्स। सर, मुझे लॉ किए हुए 20 साल हो गए। आज फिर से मैं एक बार एक प्रोफेसर का लेक्चर सुनने के लिए बैठूंगा, उनसे कुछ सीखने के लिए बैठूंगा। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया सुप्रीम कोर्ट कवर करते करते, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में भी कई सारे बदलाव हुए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहला सवाल यही है, कहा यह जाता है कि कई बार जो न्यायपालिका है वो अपने अधिकार क्षेत्र से आगे चलकर, आगे बढ़कर फैसले देती है। कई बार यह भी कहा जाता है कि नहीं जी, इन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। आपके जहन में, आपके दिमाग में ऐसे कौन से फैसले हैं जिन्होंने वाकई हिंदुस्तान की जो सूरत थी वो बदल दी? अगर हम फैसलों का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो फैसला आता है वो राम जन्मभूमि का होता है, जम्मू कश्मीर का होता है। लेकिन कई ऐसे फैसले हैं जो यहाँ नए यंगस्टर बच्चे बैठे हैं जो नहीं जानते कि जिन्होंने सूरत बदली है। जहाँ तक अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, ये कहा जाता है कि जुडिशरी हैज़ ग्रैब्ड द पावर एज फार अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज इज कंसर्न। सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट होंगे, इसका प्रोविज़न आर्टिकल 124 में दे रखा है। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसका प्रोविज़न आर्टिकल 217 में दे रखा है। अब 3 जजेस केसेज हैं जो आए। पहला केस आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जी, जिसके अंदर जो ट्रेडिशनल रूल था लोकस स्टैंडाई का, दैट वाज लिबरलाइज्ड। इसके अलावा जो मेन इशू था अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, जस्टिस भगवती ने जजमेंट दिया कि एज फार एज द ओपिनियन ऑफ द CJI इज कंसर्न, दैट विल हैव नो प्राइमेसी। जी, उसकी कोई प्राइमेसी नहीं होगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट है, इट इज़ टू बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंटमेंट करनी है। CJI और दूसरे फंक्शनरीज हैं, उनका जो रोल है, कंसल्टेशन का रोल है, ओपिनियन देने का रोल है, लेकिन दैट ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये माना कि एग्जीक्यूटिव हैज़ सुपरमेसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, कहा गया कि जो एक डेलिकेट बैलेंस है पावर्स का, क्योंकि देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, एग्जीक्यूटिव की सुपरमेसी होगी तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो ठीक नहीं होगी। क्रिटिसिज्म होता रहा। इसके बाद सेकंड जजेस केस आया 1993 में, जिसके अंदर ये जो फर्स्ट जजेस केस का जो फैसला था, दैट वाज ओवर रूल्ड। 9 जजेस का बेंच था, 7 जजेस एक तरफ थे, 2 जजेस ने डाइसेंटिंग नोट दिया। और ये एक नया सिस्टम जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, ये इवॉल्व हो गया कि जो CJI की ओपिनियन है दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। CJI ओपिनियन कैसे फॉर्म करेगा, इन कंसल्टेशन विद अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी है, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट और जो दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो उस हाई कोर्ट से आए हैं उनसे भी कंसल्ट करेगा। जी, ये कह दिया कि नो अपॉइंटमेंट of the judges of the Supreme Court or High Court cannot be made without the concurrence
ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो वर्ड कंसल्टेशन था उसको चेंज करके कॉन्करेंस बना दिया। अब ये नया सिस्टम इवॉल्व होगा, कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। कभी कॉलेजियम की रिकमेंडेशन होगी, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने मान लिया, वो रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दिया जी कॉलेजियम को, और उसके बाद कॉलेजियम ने दोबारा से रिकमेंडेशन दे दी, तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं लेकिन सर होगा। वहां भी एक ग्रे एरिया जो है वो सरकार ने तलाश लिया। सरकार ने वो ग्रे एरिया ये तलाश लिया कि अगर कॉलेजियम रिकमेंडेशन देती है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो सरकार पर ये बाइंडिंग नहीं है कि उसे कितने टाइम फ्रेम के भीतर क्लियर करना है। जस्ट सपोज करिए, आम भाषा में समझाता हूं लोगों को भी, तो ए और बी दो रिकमेंडेशन सरकार को देती है। सरकार क्या करती है कि ए को पेंडिंग रख लेती है, बी को वो चूज कर लेती है। कॉलेजियम का डिसीजन बाइंडिंग है, लेकिन ए को किसी कारणवश वापस कर देती है। दूसरी बार जब कॉलेजियम बैठती है, वो फिर से ए का नाम रिकमेंड करती है, लेकिन उस समय सरकार के लिए बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन जो बी होता है वो सीनियर हो चुका होता है, और ये सबसे बड़ी समस्या इस समय चल रही है। नेचुरली जो कंट्रोवर्सीज अराइज हो रही हैं, इसके बाद थर्ड जजेस केस आया। प्रेसिडेंट ने 9 क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे, वो रेफर किए सुप्रीम कोर्ट को फॉर सीकिंग गाइडेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी। जो कॉलेजियम का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा जो है लार्ज कर दिया। लेकिन ये बात होगी कि इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एग्जीक्यूटिव का जो रोल है वो कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। जर्नली क्रिटिसाइज किया जाता है कि जुडिशरी हैज़ ग्रैब द पावर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। फेलो जजेस को अपॉइंट करते हैं। किसी भी देश के अंदर इस तरह का कोई सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है। इसके बाद सरकार ने कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट 2014 और जुडिशियल अपॉइंटमेंट NJAC एक्ट 2014, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ बोथ दीज एक्ट वाज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। प्ली क्या ली गई कि ये दोनों जो एक्ट हैं, दे आर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वायलेट कर रहे हैं। एंड बोथ द एक्ट वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो पुरानी पोजीशन थी वो दोबारा से रिवाइव होगी। अब कंट्रोवर्सी इस बात के ऊपर है जी कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट का, क्या ये अच्छा सिस्टम है या खराब सिस्टम है। कोई भी जो सिस्टम है वो खराब नहीं होता। द पर्सन हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो सिस्टम को चला रहे हैं, ये चीज़ें उस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो तो कहते हैं ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, 1993 से ठीक ठाक चल रहा है जी, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन जो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन आप बताइए सर, ट्रांसपेरेंसी है क्या? ट्रांसपेरेंसी कैसे है? मैं वही जानना चाहता चार आदमी बैठ के कुछ भी कर ले। मैं यही समझना चाह रहा था कि वाकई कोई ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हैं AP शाह, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स इन द कंट्री। ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। अब जजेस की क्या अकाउंटेबिलिटी है? लेकिन एक बात आप ये बताइए कि NJAC जो सरकार लेकर आई थी, क्या सरकार NJAC की तरह जुडिशरी पर भी अपने जो लोग हैं वो सेट करना चाहती थी, नियंत्रण में लेना चाहती थी? क्या ये एक नहीं, मकसद था? ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रॉपर बैलेंस वाज टू बी मेड। उसमें NJAC में भी 3 जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन तो 2 तो सरकार के थे ना सर। वो तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव था, उनका लॉ मंत्री। ठीक है ना? तो इसकी आधार के ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। नो प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, कुछ कहते हैं इसमें कोई और लोअर जुडिशरी का जज लगना है
वो एप्लीकेशन देगा, उसका टेस्ट भी होगा। हायर जुडिशरी में डायरेक्ट एडीजे लगेगा तो वो भी टेस्ट देता है, इंटरव्यू देता है। लेकिन हाई कोर्ट का जज लगना है, सुप्रीम कोर्ट का जज लगना है, ना कोई इंटरव्यू है ना कोई और बात है। कैसे पता चल गया उनको कि दिस पर्सन इज द बेस्ट पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज जज? तो कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। नहीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैं जानता हूं, जितनी मुलाकात है मेरी, उसमें बकायदा पूरा रिव्यू लिया जाता है। अचानक फैसला तो नहीं लिया जाता है, पूरी सारे डॉक्यूमेंट की जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। रिव्यू तो लिया जाता है। क्या कोई एप्लीकेशन इनवाइट होती है भाई? हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट कर रहे हैं, कोई अप्लाई करना चाहे तो करवाओ, अपना बायोडाटा दे, कितने केसेस हैं उनकी लिस्ट दे कि मैं इन केसेस में, हाल मार्क केसेस हैं जिनमें मैं अपीयर तो कुल मिलाकर प्लीज सर कहें, आपके हिसाब से एनजीएससी का जो सिस्टम था वो बेहतर था? बेहतर तो फिर देर आर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो आजकल का कोलिजियम सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता अभी सारी पावर एग्जीक्यूटिव को दे दो, ए प्रॉपर बैलेंस इज टू बी मेड। अब जैसे एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज का, सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं किया जाता। कहीं कहते हैं सीनियरिटी कम मेरिट हो गया। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मेरिट? मेरिट का क्या क्राइटेरिया है? तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, क्योंकि समय की भी कमी है, हमारे पास कुछ समय कम है। अभी जो बदलाव किया गया, चाहे सीआरपीसी में किया गया, आईपीसी में किया जा रहा है, उन बदलाव के बाद एजुकेशन सिस्टम पर क्या कुछ असर पड़ेगा? नहीं, नेचुरली असर पड़ेगा। नया ला आएगा, आईटी का जो सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। अब वो तो 1860 की आईपीसी है, एविडेंस एक्ट 1872 का है। तो नेचुरली न्यू चेंजेस शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसलिए हम कहते हैं कि लॉ इज ए डायनेमिक कंसेप्ट, लॉ इज नॉट स्टैटिक, लॉ मस्ट बी मॉडिफाइड according to the changing needs of the society. If law is not serving the needs of the society, that law is discarded by the people. Keeping this fact into consideration, a provision of amendment was made in the Constitution. जी, अदरवाइज तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी उठा कर फेंक देते। तो जो नया लॉ आ रहा है ये अच्छा है। और एजुकेशन, जहाँ तक सिस्टम की बात है, लीगल एजुकेशन की बात है, इसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं। जैसे हम देखते हैं कॉलेजों के अंदर क्वालिफाइड स्टाफ की कमी है। जी, सीनियर पोजीशन पर तो आदमी मिलते ही नहीं। अब चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक के कमरे के अंदर एक कमरा है, उनके पास और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको भी एफिलिएशन दे रहे हैं। कोई प्रॉपर अटेंडेंस कॉलेज में कुछ नहीं होती जी। ना स्टाफ है, ना बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बस बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। ना कोई मूट कोर्ट की फैसिलिटीज़ है। अब बच्चा जो है जब कोर्ट में आता है, कोर्ट का प्रोसीजर ही उसको पता नहीं होता। अब एक मुंशी तो एप्लीकेशन लिख देगा जी, वो फाइल है उसने इंस्पेक्ट करनी है। हम जाते हैं कोर्ट में, पूछते हैं जजों से, हमारे स्टूडेंट हैं, फॉर्चुनेटली सूर्यकांत हैज़ बीन आवर एल्यूमिनाई। जी, जस्टिस ही वॉज माई जूनियर ड्यूरिंग दी कॉलेज डेज। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर का पता नहीं होता। इसके अलावा अब दिल्ली के तो बाहर दूर है, नया एडवोकेट है, उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है जी, उसका काम तो सिर्फ जो है कोर्ट में जाकर तारीख लेने का है। जी। बार काउंसिल की तरफ से उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही। सर, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो नए लॉ स्टूडेंट हो, मेरी उनको सिर्फ एक ही एडवाइस है कि दे शुड नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जब कोर्ट में जाते हैं तो जो लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रोसीजर है, वही पता नहीं होता। मैं कई जगह जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ जी, एज एन एकेडमिक एक्सपर्ट। वहाँ मैं देखता हूँ
हाई कोर्ट का जज पूछेगा भाई पिछले 4 साल से आप क्या कर रहे थे, वो कहता है कैंडिडेट की मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था। जज को ये पता चल गया ये तो तैयारी कर रहा था, प्रोसीजरल एस्पेक्ट के ऊपर वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं और प्रोसीजर में वो 0 होते हैं। कई बार मैं कहता हूँ जी कैंडिडेट तो अच्छा था, वो कहता था जी इसको खुद जो है प्रोसीजर सीखने में 5 साल लगेंगे। तो मेरी जो नए स्टूडेंट हैं उनसे यही सिंसियर एडवाइस है कि कम से कम वो लॉ की डिग्री लेके जाएं, तो दे शुड हैव नॉलेज ऑफ लॉ एंड दी बेसिक प्रोसीजर्स ऑफ लॉ। अब सीपीसी है, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं ये ऑर्डर और रूल ये क्यों बनाए, ये तो सेक्शन के साथ ही होने चाहिए थे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट को इतना भी पता नहीं होता कौन से ऑर्डर और रूल किस सेक्शन से रिलेटेड हैं। और जब वो कोर्ट में जाएंगे थोड़े दिन के बाद वो डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं जी, क्योंकि कोर्ट के अंदर ओवर क्राउडिंग है। पेशेंस भी होना चाहिए, खाने के लिए भी कुछ साधन होना चाहिए। थोड़े ही दिन में वो निराश होकर भाग जाते हैं। तो आप लॉ को सीखिए, प्रोसीजर को जानिए और जो सीनियर हैं उनसे लॉ सीखने की कोशिश करिए और आपके अंदर पेशेंस होगी जी। अब मेरा एक स्टूडेंट है, बड़ा सीनियर एडवोकेट है, तो उसने मैंने बताया कि जब मैं कोर्ट में गया तो मैंने मुंशी से पूछा कि मुंशी जी आप बहुत एक्सपीरियंस आदमी हो, आप बताइए। तो उन्होंने मेरे को एक ही सलाह दी कि ये जो लीगल प्रैक्टिस है ये आपके पैरों के नीचे है, मेहनत करोगे तो क्लाइंट आएगा। जी, आप ये सोचते हो मेहनत ही सब कुछ है। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, मेहनत नहीं करोगे ये सोचते हो वैसे क्लाइंट आ जाएगा, क्लाइंट नहीं आएगा। जो है मेहनत करना होगा बिल्कुल। और मेहनत से ही मुझे याद है, पता नहीं आप लोगों ने दुष्यंत कुमार का नाम सुना हुआ है? सुना है। उनकी एक बड़ी अच्छी सी पंक्तियां हो गई, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेहनत की बात उन्होंने सर ने कही है। तो हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। और हो आग तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी वो आग जलनी चाहिए। और वो आग मेहनत की है, लगन की है। शुक्रिया प्लीज सर। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.